पकड़ता देख डीएम माला श्रीवास्तव जिला अस्पताल निरीक्षण करने पहुंची। डीएम ने प्रारंभिक जांच में पाया कि सीएमएस का व्यवहार मरीज और अन्य कर्मचारियों के साथ अच्छा नहीं है। वहीं ऑक्सीजन की कमी के कारण 2 लोगों की मौत हुई। सुबह अस्पताल का निरीक्षण करने पर लापरवाही मिली। बिजली कट लगने के बाद जनरेटर की सुविधा अस्पताल में मौजूद थी। शिकायत है वो इस बात से है कि वहाँ के जो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं उनका व्यवहार नहीं अच्छा है। वो सेंसिटिविटी के साथ मरीजों को अटेंड नहीं करती हैं। जो व्यवस्थाएं और जो संसाधन अस्पताल में उपलब्ध हैं उनका एक अच्छा उपयोग करके पब्लिक सर्विस देने में उनके द्वारा शिथिलता बरती जाती है। तो ये बात निकल के सामने आई है शिकायतों में, और हमने इस पर हम एक पृथक से बृहद उच्च स्तरीय जांच करवाकर उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए हम लिख रहे हैं। उसके अलावा अन्य जनरेटर को लेने क्या फाइंडिंग्स है? जनरेटर क्यों नहीं चला 5 घंटे लाइट लगाने के बावजूद? कल शाम को बरसात थी, आंधी था, तो उस दौरान पावर आउटेज की बात है और उस दौरान जनरेटर उपलब्ध है, जनरेटर चला भी है, उसके लॉग में हम लोगों ने देखा। लेकिन ये शिकायत वार्ड में थी कि जनरेटर समय से नहीं चला और कितने समय चला, क्योंकि बीच में एक बार बिजली आई है पुनः गई है, तो उसमें कितनी देर चला, इस तरह की शिकायतें हैं। तो उसको हम लोग पूरी जांच करके इनकी पर्यवेक्षीय शिथिलता और उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करना या अभद्र व्यवहार करना वहाँ पे, उस तरह की जो शिकायतें हैं उन पर हम एक संस्तुति करके इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए। वीवीआईपी जिले में शुमार रायबरेली में स्वास्थ्य सुविधाएं राम भरोसे हैं। अस्पताल में कहने को तो 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहती है, जनरेटर है, पर बिजली कटने पर जनरेटर का तेल बचाने के लिए मरीजों की जान लेने का मामला स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करता है, जिसका जवाब जिम्मेदारों को देना होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो आपने देखा एक बहुत चौंकाने वाला, हैरान करने वाला मामला, जहां पर जनरेटर के तेल को बचाने के चलते लोगों के साथ ऐसी लापरवाही करी जा रही है, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसके चलते 2 मरीजों की मौत भी हो गई है। डीएम के संज्ञान में मामला है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसी पर हम बात करेंगे, हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ हमारे संवाददाता रायबरेली से मनीष जुड़ गए हैं। इसके अलावा जीएस वाजपेयी जुड़ गए हैं, जुड़ेंगे जीएस वाजपेयी जो पूर्व सीएमओ है। उससे पहले गौतम सिंह जुड़ गए, वरिष्ठ चिकित्सक हैं आईएमए दिल्ली से। गौतम जी, स्वागत है आपका। गौतम जी, आपके पास आएंगे, उससे पहले मनीष के पास आएंगे। मनीष, जो ये मामला है बहुत हैरान करने वाला है और डीएम के संज्ञान में भी आ गया है, तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही जो सीएमएस है? मनीष, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। मनीष, हम चाहेंगे आपका फोन जो है उससे अनम्यूट कर लें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंचे। मनीष की आवाज जो हम तक नहीं पहुंच पा रही, वापस मनीष से जुड़ने की कोशिश करेंगे। और डॉक्टर गौतम हमारे साथ बने हुए। डॉक्टर गौतम, देखा आपने जो मामला है पूरा रायबरेली का, जो सीएमएस हैं वो मतलब तेल नहीं खर्च करना चाहते हैं, जनरेटर उपलब्ध है वहां पर, 24 घंटे इलाज की बात है, लेकिन अगर लाइट नहीं होगी और लाइट नहीं होगी ऐसी भीषण गर्मी में तो लोग परेशान होंगे। जैसे हम देख पा रहे हैं, लोग फर्श पर लेटे हैं, तड़प रहे हैं गर्मी में, और उधर ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन मौजूद थी लेकिन ऑक्सीजन के लिए बिजली की जरूरत थी। 2 लोगों की मौत हो जाती। सर देखिए, ऐसा है कि मैंने भी जो है वो जिला अस्पताल में बहुत साल काम किया हुआ है, और हर डॉक्टर जो निकल के आता है मेरे पास बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि वो जिला अस्पताल में जो है वो काम करे। जिला अस्पताल में काम करने के जो हमारे एक्सपीरियंस है उससे मैं काफी कुछ समझ सकता हूँ। ये जो समस्या सामने आई है, क्या आपको वाकई में लगता है कि तेल बचाने के लिए किसी सीएमएस ने जो है वो जनरेटर नहीं ऑन किया होगा, या और कोई समस्या रही होगी? इस चीज को जो है वो जनता को अपने आप जो है वो समझना चाहिए कि क्या ये ऐसा नहीं लगता कि खाना पूर्ति करी जा रही है और किसी सीएमएस को इल्जाम देके और उसके ऊपर से
जो प्रशासन की गलतियां उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। जब डॉक्टर वहां पे मौजूद है और टॉर्च के अंदर जो है वो मरीजों को देख रहा है, जब मरीज वहां पे तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो किसी सीएमएस की मजाल नहीं है कि अगर वहां पे तेल मौजूद है तो जनरेटर चालू ना करे, क्योंकि वहां के वार्ड बॉय, वहां के डॉक्टर ऐसे इतने हल्के नहीं है कि वो अपने मरीजों को मरने देंगे। अपनी जी जान लगा के डॉक्टर हर तरह से कोशिश करेगा। और अगर जनरेटर और तेल की बात है तो कई बार ऐसा भी होता है कि डॉक्टर अपने पैसे दे के सामान मंगा के चीजों को चला लेता है। हम भी जब सरकारी अस्पताल में थे, कब मरीजों के अगर सुविधा के लिए मान लीजिए शुगर की मशीन नहीं है या उनके जांच के लिए कोई केमिकल नहीं है, तो हम अपनी जेब से पैसे निकाल के मरीज की जांच जो है बाहर से करा लेते थे, क्योंकि हमें पेशेंट की जान बचानी होती थी। तो ना ऐसा मेरे को लगता है कि संभव है कि इतना निर्दयी कोई वहां पे हो सकता है कि जो है वो जनरेटर ना चलाए, जबकि डीएम साहिबा ने खुद ही ये बोला है कि जो है जनरेटर चलाया उन्होंने, थोड़ी देर चला फिर बंद हो गया उसके लॉग में। तो इसमें क्या समस्या रही होगी, क्या टेक्निकल एरर रहा होगा, क्या उसका मेंटेनेंस की प्रॉब्लम रही होगी, और क्यों इतने समय के लिए लाइट गई। भाई लाइट अगर जो है वो अस्पताल में नहीं आ रही तो ये जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन की नहीं है, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि अस्पताल में लाइट आनी चाहिए। बिल्कुल। और अगर जो है वो कहीं पे लाइट जाती है तो हमारे को साफ हवा, साफ पानी, साफ बिजली, बिल्कुल प्रशासन की जिम्मेदारी है। और जैसा कि आपका कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता कि तेल बचाने के लिए ऐसा किया गया, उसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं। हमारे संवाददाता मनीष बने हुए हैं, रायबरेली का जो पूरा घटनाक्रम है उससे वाकिफ है। मनीष, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल शैलेंद्र, मनीष जी, जैसा कि डॉक्टर गौतम का कहना है कि ऐसा नहीं होगा कि तेल बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा, क्या इसके पीछे कोई और कारण हो सकता है? क्योंकि हमारे पास तो जानकारी यही आई है कि जनरेटर को चालू किया गया फिर बंद कर दिया गया ताकि तेल ना खर्च हो। जी बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि ऐसा नहीं हो सकता कि जनरेटर ना चलाया जाए, एक कमीशन खोरी के चक्कर में जनरेटर को बंद नहीं किया जा सकता, ऐसा तो नहीं है। बशर्ते अगर बात करें तो ये पहला वाकया रायबरेली जिले का नहीं, ऐसे कई मामले रायबरेली से आ चुके हैं जहां पर आज भी जनरेटर और चलाए नहीं जाते, लाइट चाहे जितनी देर ना रहे जनरेटर नहीं चलाया जाता। तो ऐसी कमियां पहला वाकया नहीं है। जानकारी होनी चाहिए कि रायबरेली में इससे पहले भी ऐसे ही मामले कई बार उठ चुके हैं। अगर बात करें तो ये रायबरेली वीवीआईपी जिले में दर्शाता है। अगर बात करें तो लगभग रायबरेली उस जिला अस्पताल में 4 से 5 लाइट नहीं आई थी। और वही आपने सुना होगा कि डीएम साहिबा ने साफ तौर पर कहा है कि बीच में लाइट एक बार लाइट में टिप किया था। तो क्या लगता है कि वहां के जो कर्मचारी है और वहां के जो अधिकारी है, क्या वो यहाँ तक के रहे होंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। बशर्ते जिस तरह की लापरवाही जिला अस्पताल से सामने आई है वो चौंका देने वाली है। क्या आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि जिस तरह से वहां के तीमारदार, वहां के मरीज और वहां के जो डॉक्टर्स, जो फार्मासिस्ट है, वो भी पंखे के सहारे और मोबाइल। मनीष, जो जनरेटर है वो खराब भी हो सकता है, ये हो सकता है तेल तो था लेकिन जनरेटर खराब था इसलिए नहीं चालू किया गया, क्या ऐसा भी कुछ है? या फिर जनरेटर ठीक था बावजूद उसके उसका इस्तेमाल नहीं किया गया? जी बिल्कुल शैलेंद्र, अगर बात करें तो अगर जनरेटर खराब था तो वहां के जो सीएमएस हो चाहे सीएमओ हो, उनको जनरेटर खराब होने की सूचना अपने आला अधिकारियों को देनी चाहिए थी। जनरेटर, इतने मरीज होते हैं, सैकड़ों की तादाद में मरीज जिला अस्पताल में भर्ती होता है। अगर वो 10 मिनट के लिए जनरेटर मान लो कि कंप्लीट खड़ा है और अचानक से जनरेटर खराब भी हो सकता है। अगर खराब भी हो गया है तो मौके पर वहां पे जो टेक्निकल चीजें हैं वो आनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 4 से 5 घंटे तक मरीज के साथ साथ तीमारदार भी परेशान रहा है। और अगर बात करें 2 मौतों की तो 2 मौतें, जिसमें एक 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हुई है और वही अगर बात करें तो लगभग एक 40 वर्ष का युवक था जिसकी मौत हुई है। इनके परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर लाइट नहीं थी और ऑक्सीजन यूनिट बंद हो गई, जिससे हमारे मरीज को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, जिससे उनकी मौत हो गई। तो ये आपने सुना कि उनके जो मरीज हैं, जो मृतक के परिजन हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ पर लाइट नहीं थी और ऑक्सीजन यूनिट बंद हो गया। तो मनीष, जो सीएमएस है उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो इस पूरे मामले को जब टूल पकड़ता देखा तो यहाँ के जो जिलाधिकारी है माला श्रीवास्तव के साथ साथ सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी दीक्षित भी जिला किया। तो उन्होंने साफ तौर पर देखा कि वहां की जो अव्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त नहीं थी। तो इस पर उन्होंने यहाँ के जो सीएमएस है नीता साहू, उनको कड़ी फटकार भी लगाई है इसको लेकर के। और उनका साफ तौर पर कहना है कि ऑक्सीजन यूनिट जो बंद हुई है उसकी जांच यहाँ के सीएमओ वीरेंद्र को सौंपी गई है। और जो लोग मरे हैं ऑक्सीजन की वजह से, अगर लाइट गई थी और लाइट जनरेटर नहीं चालू किया गया है तो इसकी जांच यहाँ के मजिस्ट्रेट पल्लवी दीक्षित को भी सौंपी गई। अब तो ये जांच आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि वहां रही होंगी। लेकिन साफ तौर पर यहाँ के जिला अधिकारी ने खंडन किया है कि जो 2 मौतें हुई है वो ऑक्सीजन से नहीं हुई है, वो अपनी मौत से मरे हैं।
तो इससे साफ तौर पर कहीं ना कहीं साफ जाहिर हो रहा है कि प्रशासन अपने प्रशासन को ही बचाने का पूरा प्रयास कर रहा है। मनीष, ऑक्सीजन तो अवेलेबल थी, जैसा कि जानकारी, ऑक्सीजन तो वहां मौजूद थी। जी बिल्कुल, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन प्लांट पूरा हॉस्पिटल में लगा हुआ है, और उसके बाद भी अगर वो बिजली चली गई और ऑक्सीजन बंद हो गया तो उसको गौर करना चाहिए था कि अगर यूनिट बंद हो गई है तो कितने मरीजों को ऑक्सीजन लगी होगी, क्या उनके ऊपर खतरा नहीं मंडरा सकता? तो उनको इस पे गौर करना चाहिए, जरूरत थी, गौर करने की जरूरत थी कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन उनके जो कर्मचारी रहे होंगे, क्या उनको वहां पे लगाने के बाद क्या वो उनका ढीला ढाला रवैया जो छोड़ के ऑक्सीजन प्लांट को चले जाते होंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर सीएमएस की दिख रही है साफ तौर पर, कि उनको अपने कर्मचारियों, या तो अभी आपने सुना कि जिलाधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ के जो सीएमएस नीता साहू हैं उनके स्टाफ के साथ ही उनका व्यवहार सही नहीं है। ये अभी आपने सुना कि जिलाधिकारी ने साफ तौर पर कहा। तो कहीं ना कहीं स्टाफ की मार जो आपस में भेदभाव बना हुआ है सीएमएस और इनके स्टाफ के बीच, वो कहीं ना कहीं मरीज को भुगतना पड़ रहा है। जी सैलेंद। मनीष, जिनकी मौत हुई है, जिन मरीजों की, उनके परिजनों का क्या कुछ कहना है? क्योंकि दो बातें आ रही हैं। अस्पताल प्रशासन कह रहा है ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई है, मरीज ज्यादा बीमार थे इसलिए मौत हो गई है। जो परिजन है उनका क्या कुछ कहना है? क्या वो ये मानते हैं कि ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मौतें हुई हैं? जी बिल्कुल, आपके बात अभी आपने सुना होगा कि उनके परिजन साफ तौर पर कह रहे हैं कि बिजली की यूनिट, बिजली चली गई, यूनिट ऑक्सीजन बंद हो गई, जिसकी वजह से लगभग 4 से 5 घंटे उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, हमारा जो है मरीज की मौत हो गई है। मनीष, 2 मरीजों की मौत हुई है, दोनों मरीजों के परिजनों का यही कहना है? जी बिल्कुल, दोनों मरीजों के परिजनों का यही कहना है। एक मरीज लगभग दोपहर के 2:30 बजे भर्ती हुआ था और दूसरा मरीज सुबह करीब लगभग 7 बजे भर्ती हुआ था। दोनों की मौतें हो गई है, दोनों परिजनों का साफ। ठीक है मनीष, आप बने रहिए। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, विवेक यादव है, सामाजिक कार्यकर्ता है, रायबरेली से जुड़े हैं। विवेक जी, स्वागत है आपका। जी जी नमस्कार। विवेक जी के आपके पास आएंगे, उससे पहले डॉक्टर गौतम के पास ही आएंगे। डॉक्टर गौतम, आपने सुना, हमारे संवाददाता ने पूरी रिपोर्ट वहां से आपको बताई है। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ। एक तो चीज ये है कि एज अ डॉक्टर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हम सब जानते हैं कि हमारी हवा के अंदर जो है भगवान ने 21% ऑक्सीजन दी है। तो ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन का अभाव ऐसा हो जाता है। बहुत ऐसी कम बीमारियां होती हैं जिसके अंदर अगर ऑक्सीजन टाइमली ना मिले किसी आदमी को तो उसकी जो है वो मौत हो जाती है। जबकि मैं मौके पे नहीं होने के कारण मैं ये नहीं कह सकता कि एग्जैक्टली क्या कारण रहा होगा। डेफिनेटली जब लाइट चली जाती है तो काम करने में हर आदमी परेशान हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, हर आदमी की समस्याएं हो जाती हैं, दिख नहीं रहा ठीक से, हर आदमी चिड़चिड़ा जो है वो बात करने लगता है। डॉक्टर भी जो है वो कितनी देर पसीने में और तकलीफ में इस गर्मी के अंदर जो है वो काम कर सकता है, उसकी भी एक क्षमता होती है। वो भी एक इंसानी आदमी होता है, जितनी उसकी क्षमता उतनी क्षमता ही काम करेगा। और कहीं ना कहीं मैं ये बिल्कुल बात एग्री करता हूं कि जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं अस्पताल के, उनकी जो है वो जिम्मेदारी आती है, उनके ऊपर जो है इसका पूरा भार होता है कि चीजें जो है स्मूथली चलें हॉस्पिटल के अंदर। कि अगर जनरेटर ठीक नहीं है तो जनरेटर ठीक क्यों नहीं है, उसको होना चाहिए था। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि ऐसा नहीं हुआ। मगर ब्लेम गेम जो मैं देख रहा हूँ कि इस पूरे मामले में एक ब्लेम गेम लग रहा है, जिसके अंदर जो है बहुत ही आसानी से जो है एक ओहदे के इंसान को, सीएमएस को जो है वो टारगेट किया जाता है और ये कह दिया जाता है कि जी इनका रवैया जो है स्टाफ के साथ सही नहीं। डॉक्टर गौतम, टारगेट नहीं किया जा रहा है, बस ये है कि 2 लोगों की मौत हो जाती है और जिनके घर में, जब जिला अस्पताल में अगर हम ये देखें कि डेली बेसिस पे जो है वो कितनी मौतें हो रही हैं हर जिला अस्पताल के अंदर, हम देखिए जो भी इंसान पैदा होता है उस इंसान को एक ना एक दिन मरना है और अधिकतर जो, लेकिन जो मामला सामने आया है डॉक्टर गौतम की, ऑक्सीजन लगी हुई थी मरीज के, ऑक्सीजन लगी होने के बावजूद और जब लाइट चली गई इस वजह से मौत हुई है। और उसके अलावा हम देख पा रहे हैं कि गर्मी से लोग तड़प रहे हैं, मरीज लोग फर्श पर लेटने को मजबूर हैं। बिल्कुल मैं आपकी बात मानता हूँ। तकलीफ एक अलग चीज है और मौत का कारण एक अलग चीज है। मौत का कारण जो है वो डेफिनेटली पोस्टमार्टम से जो है निश्चित किया जा सकता है। मगर एज अ डॉक्टर मैं आपको ये एक्सपीरियंस से और अपने डॉक्टरी नॉलेज से ये बता रहा हूँ कि ऐसी बहुत कम बीमारी होती है। मैं ये नहीं कह रहा ऐसी बीमारियां नहीं होती हैं, हो सकता है उस मरीज को ऐसी बीमारी हो जिसमें ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उनकी मौत हो गई हो, मगर ऐसी बहुत कम बीमारियां होती है। मेरे खाली कहने का महत्व ये, मैं कहना ये चाहता हूं कि मुझे इस पूरे मामले में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो है वो जिला प्रशासन जो है अपनी जिम्मेदारी को जो है वो हॉस्पिटल के स्टाफ के ऊपर या हॉस्पिटल के डॉक्टर के ऊपर डाल के, जहां तक कि उनकी भी जिम्मेदारी है पूरे, मैं ईमानदारी से कहता हूं कि जो प्रशासन में लोग बैठे उनसे ज्यादा जो सीएमएस है उनकी जिम्मेदारी है
मगर ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनको ब्लेम किया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल सीएमएस को टारगेट नहीं किया जाएगा, लेकिन जिम्मेदारी अगर सीएमएस की है पूरे अस्पताल की, तो सवाल तो उन्हीं से पूछे जाएंगे, जवाबदेही भी उनकी बनती है। और हालांकि जो बाकी जो जिला प्रशासन है, पावर सप्लाई अगर नहीं पहुंच रही है हॉस्पिटल में, तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। आपके पास लौटेंगे, विवेक जी हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक जी, ये पूरा जो मामला है आपने सुना, रायबरेली का है, और बिजली जो है वो आ नहीं रही है, मरीज तड़प रहे हैं, और जो जानकारी है कि 2 मरीजों की मौत हो गई है, ऑक्सीजन उनको लगी थी और लाइट जाने की वजह से ऑक्सीजन जो है काम करना बंद कर देती है, उनकी मौत हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली क्या सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया है, जितनी बात अभी बताया कि हो सकता है हमारे यहाँ पूरा रायबरेली जिले में नहीं, यूपी में ही जितनी मौतें हो सकी, जरूरी नहीं कोई मौत ऑक्सीजन ही की कमी की वजह से हुआ। लाइट चली जाने का मतलब ये नहीं होता कि लाइट की वजह से ही, ऑक्सीजन की वजह से लाइट गई। जाने तो जिला अस्पताल में 5-6 डेड बॉडी डेली निकलती, लगभग इमरजेंसी आती, कोई आती, लेकिन स्टूल ये पकड़ता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुआ। तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो पेशेंट की हालत, भाई लाइट की, जनरेटर की व्यवस्थाएं, और जनरेटर तुरंत स्टार्ट होना चाहिए। कुछ कमियां हैं जो कि देखना चाहिए कि डीजल है कि नहीं, आज नाइट में कितना डीजल चाहिए, सारी चीज। जैसे प्राइवेट अस्पतालों में है, अगर लाइट चली गई तो 2 मिनट के अंदर जनरेटर स्टार्ट होकर लाइट मुहैया की जाती है। अब बात जब फंस जाती है कि पेशेंट मर गया ऑक्सीजन की कमी की वजह से, तो ऑक्सीजन लाइट नहीं रही तो उसका मशीन नहीं चल पाई, इस कारण से उसको जनरेटर नहीं स्टार्ट हो जाता, तो ये नौबत ही ना आती। भले ही पेशेंट अपनी मौत मरा हो, लेकिन ब्लेम तो लग गया। बिल्कुल सही बात है विवेक जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। दूसरी चीज ये कि जैसे ऑक्सीजन की जो मशीनरी होती है, अगर हम उसको देखें तो उसमें एक ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, और उसको बिना लाइट के भी जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। लाइट जो है वो अलग प्लांट के जो ऑक्सीजन एक जनरेट करता है, उधर ही लाइट की व्यवस्था चाहिए होती है। वरना अधिकतर जितने भी अस्पतालों में आज तक हिंदुस्तान में लगा है, कुछ गिने चुने जो है वो 15-20 बड़े अस्पताल होंगे जिसमें जनरेटर लगा हुआ है। बाकी हर अस्पताल में एक ऑक्सीजन प्लांट लगता है जो कि बिना लाइट के जो है पूरी तरह चल सकता है। तो क्या कारण रहा कि ऑक्सीजन प्लांट भी उनका नहीं चल पाया, या छोटे सिलेंडर जो है पेशेंट तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि एयर सिस्टम तो वो लोग यूज नहीं कर रहे थे जिला अस्पताल के अंदर। तो कहीं ना कहीं जो पूरे मामले को अगर ये समझा जाए तो इसमें ऐसा लगता है कि टारगेट खासकर किया जा रहा है, जो कि ये जबकि गलती है, और गलती प्रशासन की ज्यादा है, क्योंकि उनको ये निश्चित करना चाहिए कि अगर जिला अस्पताल है तो लाइट नहीं जानी चाहिए। दूसरी, आपने बहुत बढ़िया कंपैरिजन दिया प्राइवेट हॉस्पिटल का और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का। अगर हम ये देखें कि सरकारी अस्पताल में, तो सरकारी अस्पताल में एक खाली बिस्तर भी होता है, उसपे सरकार 12,000 रुपए एक दिन का खर्च करती है उसके मेंटेनेंस के ऊपर। यानी कि बिस्तर है, बेडशीट लगी हुई है, उसपे नर्स है, उसमें डॉक्टर है, उनकी तनख्वाहें हैं, जो स्टाफ है हॉस्पिटल का, 12 से 12,500 रुपए एक दिन का खर्चा होता है। तो जब हम प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, अगर प्राइवेट अस्पताल में एक दिन में अगर पेशेंट एडमिटेड भी है, और आप ये देखिए कि वहां पे खर्चा जो है 12-13,000 रुपए एक दिन का लिया जाता है, तो ये बोला जाता है कि जी प्राइवेट अस्पताल बहुत महंगा है। मगर ये देखा जाता है कि उस महंगाई को जो प्राइवेट अस्पताल है कितना कटन डाउन कर रहा है, और वो सारी व्यवस्थाएं प्रोवाइड करा रहा है, जो कि सरकारी अस्पताल में फिर गुम हो जाती है एक प्रॉब्लम आने की। एक्चुअली सरकार से ऊपर से पैसा, डीजल, पेट्रोल, हर चीज मुहैया। अब मॉनिटरिंग करना सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन को डेली डीजल मुहैया कराना, हर चीज मॉनिटरिंग करना। कुछ ना कुछ गलती जिला में, अस्पताल में कुछ ना कुछ सीएमएस को लेके लोग बताए हैं, लेकिन उनकी नॉलेज में तो डेली जनरेटर चल रहा हो सकता है उन्होंने, स्टाफ ने कोई गलती, कहीं ना कहीं त्रुटि तो रहती है वहां के स्टाफ से, लोकल से। जो आदमी 4 घंटे लाइट नहीं मिलेगी, इमरजेंसी कैसे चल रही है? इमरजेंसी में तो तुरंत लाइट जनरेटर होना चाहिए, भाई है, लेकिन वार्डों में व्यवस्था ये चरमराई है, ये दिक्कत है। बिल्कुल, जैसे कि इसमें समस्याएं क्या हो सकती हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर जो लाइट ना जाने की समय पे लाइट चली गई, उस समय पे कैजुअलिटी के अंदर एक पेशेंट आता है, मान लीजिए पेट दर्द करके आता है। अब उसका अगर तुरंत अल्ट्रासाउंड नहीं होगा, जो कि बिजली से चलती मशीन है, और तुरंत ये डिसीजन नहीं लिया जाएगा, मान लीजिए कि अपेंडिक्स है उस पेशेंट को और उसका ऑपरेशन करना चाहिए, तो फिर डॉक्टर को और तरीका निकालना पड़ेगा, और डॉक्टर कोशिश करेगा कि उसको मेडिकल मैनेजमेंट में करो।
मगर हम ये जानते हैं कि अगर पेशेंट का ऑपरेशन करते हैं तो हमारे को 95% सक्सेस रेट मिलेगा, और अगर पेशेंट को मेडिकल मैनेजमेंट में ले जाएंगे तो 70% सक्सेस रेट मिलेगा। इसका मतलब ये कि 2% हमने पेशेंट को रिस्क में डाल दिया। तो ये इस तरह की जो चीजें निकल के आती हैं, जब ऐसी स्थिति हो जाती है, ये बहुत ही खतरनाक होती है और किसी के लिए भी हानिकारक हो सकती है। बिल्कुल, एक बार मनीष से समझ लेते हैं। मनीष हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, इस वक्त क्या व्यवस्था है? जो पावर कट है वो खत्म हो गया, अभी भी बिजली की समस्या बनी हुई है? जी बिल्कुल, पहले बात करें तो जिस तरह से ये मामला जैसे तूल पकड़ा, वैसे यहाँ के आला अधिकारी तुरंत जिला अस्पताल पहुंचे और सारी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करा दिया गया। लेकिन अगर यही व्यवस्थाएं पहले से चुस्त दुरुस्त होती तो शायद जिस तरह का मामला ये तूल पकड़ रहा है वो शायद नहीं पकड़ता, जिस तरह के आरोप प्रशासन पे लग रहे हैं वो शायद ना लगते। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कमियां हैं वो दर्शा जरूर रही है कि प्रशासन की, जिला अस्पताल की कमियां जरूर रही होंगी। तो इस तरह से रवैया तो अभी ठीक ठाक है। ऑक्सीजन यूनिट भी चल रहा है, बिजली भी पर्याप्त मात्रा में है, डीजल भी पर्याप्त मात्रा में आ गया है, जनरेटर भी कंप्लीट है। तो इस तरह जिस तरह से नहीं मनीष, अभी जो पावर सप्लाई रुकी थी उसके पीछे कारण क्या था, रीजन क्या था? क्या वो फॉल्ट था कोई, और जो पावर सप्लाई थी पूरे इलाके में थी, या फिर अस्पताल में पावर नहीं आ रहा था? जी बिल्कुल, तो जिस तरह कल से 5 घंटे कटी थी, तो कल काफी मौसम खराब होने की वजह से कहीं फाड़ हो गया था। मोहल्ले में तो दुरुस्त हो रहे थे, लेकिन जिला अस्पताल में कहीं फाड़ हुआ था, कोई केबल हो गया था, जिसकी वजह से मनीष की आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही। वापस कोशिश करेंगे मनीष से जुड़ने की। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी मेहमान बने रहिए हमारे साथ। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और उसके बाद भी लगातार इसी पर बात करेंगे। आखिर जो जाने गई हैं उसका जिम्मेदार आखिर कौन है और कब कार्रवाई होगी? ऑक्सीजन लाइट चली जाने के बाद ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। के न्यूज की खास पेशकश, सप्ताहांत में देखिए लहू लुहान कारते परवान इस शनिवार रविवार रात 8 बजे, और पेगासस अ वेपन इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ऑक्सीजन लाइट चली जाने के बाद ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं रायबरेली के जिला अस्पताल की, जहां पर बहुत हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पावर कट हो जाने की वजह से मरीज बेहाल नजर आए और कहा जा रहा है जनरेटर जो था मौजूद था लेकिन उससे चलाया नहीं गया, उसका इस्तेमाल नहीं किया गया और उसकी वजह से 2 लोगों की जान चली गई। इसी पर हम बात कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। वापस हम आएंगे, डॉक्टर गौतम आप ही के पास आएंगे। सर आप जैसे कह रहे हैं कि सीएमएस को टारगेट किया जा रहा है, हमारे रिपोर्टर्स वहां पहुंचे थे और जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, डीएम तक भी मामला संज्ञान में पहुंचा है कि जो सीएमएस है उनका बर्ताव, बिहेवियर भी बहुत अच्छा नहीं है, जो स्टाफ है वो उनकी शिकायत कर रहा है। बिल्कुल मैं बिल्कुल ये सुन रहा था और साथ साथ जो है वो कई चीजें जो है वो दिमाग में भी चल रही थी। हम लोगों ने एज अ डॉक्टर जो है वो काम किया है, जो हमारे अंडर सीएमएस थे, तो हमें कभी भी अपने सीएमएस अच्छे नहीं लगते थे। मगर जब अब हम थोड़े से उम्र में ज्यादा हो गए और ऐसे ओहदे पे आ गए, जब हमें जिम्मेदारियां लेनी होती हैं, तो हमें लगता है कि वो भी काम जो है वो बहुत अच्छा करते थे अपना, क्योंकि सारे स्टाफ से काम कराना जो है किसी के लिए आसान नहीं होता। मैं कहीं पे भी कदापि ये कोशिश नहीं कर रहा कि मैं किसी का बचाव करूं, मगर मैं चाहता हूं कि ये हर पहलू को जो है वो हमारी जनता जो है देखे और फिर अपनी सूझबूझ से जो है उनके जो है वो अपने डिसीजन बनाए। तो प्रशासन में जो लोग होते हैं, जो भी ओहदे के लोग होते हैं अस्पताल के अंदर, वो चाहते हैं कि आप काम करिए और आपको अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए, आप खाली मत बैठिए,
आप लोगों की जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। तो कई बार ऐसा होता है कि स्टाफ जो होते हैं, जो नर्सेज होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वार्ड बॉयज होते हैं, वो कहते हैं कि ये बहुत ही खराब है, रूखी बात करते हैं, डांट डपट भी देते हैं कई बार काम कराने के लिए। ये तो डेफिनेटली जो है ये चीज होती है, और इससे कोई दो राय नहीं है कि जो स्टाफ जो है वो कभी भी अपने अधिकारियों को जो है वो बहुत अच्छा नहीं मानता, और हमेशा ये मानता है कि वो हमसे जो है वो ज्यादा रूखे हैं और ज्यादा नाराज रहते हैं, या उनका रवैया हमारे तरफ जो है वो अच्छा नहीं है। मगर इसका मतलब ये नहीं होता कि जो है वो सारी उनकी जो उनकी कैपेबिलिटीज हैं वो अपने कैपेबिलिटी में कहीं कमी हो। दोनों ही बातें हैं डॉक्टर गौतम की, कुछ लोग तारीफ भी करते हैं स्टाफ की, हमारे सीएमएस बहुत अच्छे हैं, और कई जगह शिकायतें भी आती हैं। तो ये नहीं कह सकते हैं कि जो नाराजगी जता रहे हैं और या फिर जो तारीफ करें तो ही ठीक है। मनीष जी बता रहे थे कि 2 दिन के अंदर या 1 दिन के अंदर जब बातें जो है ऊपर पहुंची तो सारी चीजें दुरुस्त हो गई हैं। तो इसका मतलब ये कि जनरेटर में ऐसी कोई मेजर फॉल्ट नहीं थी, या डीजल की ऐसी कोई मेजर फॉल्ट नहीं थी, या बिजली की ऐसी कोई मेजर फॉल्ट नहीं थी। तो इसका मतलब तो ये है ना कि जो अधिकारी हैं वो अपना काम लगभग सही कर रहे थे। उसी दिन अचानक से कोई ना कोई दिक्कतें हुई हैं जिसकी वजह से ऐसी समस्या हुई है, और पूरी तरह से उनकी जिम्मेदारी है, ये भी मैं मान रहा हूँ। जो सीएमएस है, ही इज रिस्पॉन्सिबल, और जो भी कुछ हुआ उस दिन उनके पास उसका भी बैकअप होना चाहिए। बिल्कुल, मगर कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल अस्पताल है, आप अस्पताल चला रहे हैं, बहुत सारे मरीज आपके पास एडमिट हैं, उनकी जान की परवाह करना, चिंता करना आपकी जिम्मेदारी बनती है, और आपको बैकअप तो लेना ही होगा। और होता है तो ऐसे मरीज को जो है तो ऑक्सीजन के साथ साथ बिजली की जरूरत है, क्योंकि वेंटिलेटर की मशीन तो बिना बिजली के नहीं चलेगी। तो अगर कोई वेंटिलेटर का पेशेंट है और उसको वो जो है बिना बिजली के जो है वो मौत हो जाती है, तो ये बहुत ही ज्यादा शर्मनीय बात है, शर्मसार करने वाली है हम लोगों के लिए। और डॉक्टर जो है वहां पे रह के पेशेंट को सामने देख के अपने और उसको बचाने में असमर्थ रहे, तो इससे ज्यादा लाचारी किसी डॉक्टर की क्या हो सकती है। बिल्कुल। विवेक जी कैसे देखते हैं कि ये तो रायबरेली का मामला है, इसके अलावा भी बहुत सारे मामले सरकारी अस्पतालों से जुड़े हुए आ रहे हैं। सरकारें बदल जाती हैं लेकिन शिकायतें और व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो रही, शिकायतें भी आती हैं, अव्यवस्थाओं के मामले सामने आते हैं। जो ब्रजेश पाठक हैं, डिप्टी सीएम है स्वास्थ्य मंत्रालय, उनके पास लगातार औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं। शायद हमने पहली बार देखा है उत्तर प्रदेश में कोई स्वास्थ्य मंत्री इतना ज्यादा औचक निरीक्षण कर रहे हैं, अस्पतालों में जा रहे हैं, मरीजों से बातचीत कर रहे हैं, उसके बावजूद शिकायतें नहीं रुक रही। क्या इसका असर नहीं पड़ रहा है? एक्चुअली लापरवाही यहाँ जितना, अगर आज आपने सारी सुविधा मुहैया करा दिया है, अब ये महीना 2 महीना 15 दिन स्टेबलिश रहेगा, कोई कमी नहीं हो सकता है। किसी न किसी कारणवश लाइट कभी कभी जनरेटर की व्यवस्था, जैसे बॉस ने अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि जनरेटर किसी दिन बिगड़ जाए, मतलब अचानक कोई फाल्टेज आ गई किसी पार्ट में, तो इमरजेंसी व्यवस्था होनी चाहिए। बंद तो जाता है बाय द वे, उसी दिन हो सकता है, उसी दिन ही ऐसा हुआ हो, टू बी होप, क्योंकि रोज तो आए दिन तो बिजली और जनरेटर नहीं चलता था, आए दिन तो परमानेंट चलता था। जरूरत इमरजेंसी में वार्ड में अभी प्रॉब्लम अभी जस्ट हुआ है, उस दिन हुआ नहीं, उससे पहले भी कई मरीज रहे हैं। मैं किसी संपैथी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन एक समाज सेवी के रूप में आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे किसी की लाइन ब्रेस्ट हो गया, ट्रांसफार्मर फूक गया, ट्रांसफार्मर फूकने की वजह से रात को 4 घंटे लाइट नहीं आई, लेकिन जनरेटर, मान लिया जनरेटर है, जनरेटर में कोई फॉल्ट आ गई, कुछ न कुछ आकस्मिक कार्य हो गया, उसके कारण भी हो सकता है कि सुविधा ना बन पाई हो, दोषी ना कोई रहा हो, लेकिन दोष तो अब आ ही गया, सीएमएस के ऊपर दोष तो आ ही गया। बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी। अब जैसे पेशेंट जाना था, ऊपर वाला अगर यमराज जी आ गए तो कोई हम रोक नहीं सकते, आप नहीं रोक सकते। यमराज जी आपके गेट पे खड़े हैं ना, तो वो उनको रोकना किसी के सीएमएस के बस में नहीं है, सीएमओ के बस में नहीं। अरे वो तो किसी के बस में नहीं विवेक जी, लेकिन राम भरोसे सब नहीं छोड़ देंगे ना कि अस्पताल और मरीज को राम भरोसे छोड़ दिया जाए। ठीक है, आपका इलाज हम कर रहे हैं, आप बचेंगे नहीं बचेंगे हमारी जिम्मेदारी नहीं है, जो आपकी जिम्मेदारी उसको तो आपको बाखूबी निभाना ही होगा। बिल्कुल लापरवाही हुई है थोड़ी बहुत। ये डॉक्टर गौतम जी कुछ कहना चाहते हैं? विवेक जी आपके पास लौटेंगे जी। व्यवस्थाएं किस तरह की होती हैं, जैसे कि जो हॉस्पिटल को चलाने के लिए एक जनरेटर होता है और फिर एक बैकअप जनरेटर होता है जिसको हम छोटा जनरेटर कहते हैं, जो कि हमारे ऑपरेशन थिएटर में, हमारे आईसीयू के अंदर और हमारे इमरजेंसी के लिए
ये एक छोटा जनरेटर होता है जो कि इतनी पावर होती है कि वो इन 3 जगह को कम से कम जो है वो लाइट कर सके अगर हमारा फर्स्ट जनरेटर फेल हो जाता है। और इसके लिए ये भी व्यवस्था जरूरी है कि जैसे कि आप हफ्ते में एक बार जो है छोटे जनरेटर को भी चालू करिए और ये देखिए कि वो रनिंग में रहे, फंक्शनिंग में रहे। तो इसकी पूरी जो है वो प्रक्रिया जो है वो सही होनी चाहिए, पूरे इसके जो है वो प्रोसेसेस सही होनी चाहिए और इनको फॉलो करना चाहिए। और जो जिम्मेदार व्यक्ति है जो सीएमएस की पोस्ट पे बैठा है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने स्टाफ की जो है वो रेगुलर मीटिंग्स बुलाएं, उनकी क्या कमियां हैं उन कमियों को समझें, उन कमियों को समझ के उनको कैसे दुरुस्त करना है इस चीज के ऊपर विचार करें। पूरा आदमी का समय जो वो निकलता है, जो 8 घंटे या 9 घंटे जो अपना काम करता है, उसका ईमानदारी का समय अगर इस चीज में निकलेगा कि सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए, सारी चीजें स्मूथ चलनी चाहिए, तो कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ नहीं सकती। तो कहीं ना कहीं जो है वो लापरवाही जो है वो है और कहीं ना कहीं जो है वो गलतियां हुई हैं, मिस्टेक्स हुई हैं और स्टाफ की भी है और जिम्मेदार व्यक्तियों की भी है और प्रशासन की भी है। और बहुत ही ये मतलब दुखद घटना है कि हमारे जो 2 देशवासी हैं उनको अपनी जान गंवानी पड़ी उसी दिन वहां पे। मगर इसके साथ साथ ये चीजें, ये आईना भी जो है हमारे सामने आ जाता है कि हमारे देश की व्यवस्थाएं क्या है और कितना हमें मेहनत करने की जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे डॉक्टर, जैसे अभी रिसेंटली जो है वो योगी सरकार जी ने एक फरमान निकाला था कि जो डॉक्टर है जो सरकारी अस्पताल में काम करता है वो प्राइवेटली काम नहीं करेगा। तो अगर इस तरह की व्यवस्था होगी तो आप मुझे बताइए, आप मुझे कितना भी मुआवजा दे दे, मैं तो कभी भी आके वहां काम नहीं करूंगा जहाँ पे 6-8 घंटे जो है बिजली नहीं रहती है ना। तो आप लेकिन सर अभी जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने ये भी कहा है कि बाहर से दवाइयां मत लिखिए। अभी कुछ देर पहले हम खबर पढ़ रहे थे, दवाइयां जो बाहर से लिखी जा रही, मरीज परेशान है, वो दवाइयां खरीद नहीं सकते हैं। वाली सरकार होती है वो बिल्कुल गलत होता है। आपको ये कहना चाहिए कि हम इतनी बढ़िया दवाई मुहैया कराएंगे सरकारी में कि आपको जो चाहिए लिख लो, इससे अच्छी दवाई नहीं मिलेगी। तो डॉक्टर क्या करेगा, अच्छी से अच्छी दवाई लिखेगा और सरकारी में वो मिल जाएगी। डॉक्टर को ये मत कहिए कि आप बाहर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप डॉक्टर को ये कहिए कि हम इतनी अच्छी सुविधा आपको यहाँ पे देंगे प्रैक्टिस करने की कि आपको बाहर जाने का मन ही नहीं करेगा कहीं प्रैक्टिस करने का। तो आप वो फैसिलिटी अपने, अगर आप अपने जगह पे दे रहे हैं तो आज जो है वो अपोलो, मेदांता और मैक्स को छोड़ के कोई आदमी जो है वो क्यों कहीं बाहर नहीं जा रहा, क्योंकि वहां उसको फैसिलिटी मिल रही है। अगर ये फैसिलिटी हमारे जिला अस्पताल में भी अगर मिलेगी तो कोई भी डॉक्टर, वहां पे लाइन लगी होगी डॉक्टरों की काम करने के लिए और स्टाफ की काम करने के लिए। बिल्कुल। और केजीएमयू में मामला सामने आया था, जब केजीएमयू में ब्रजेश पाठक पहुंचे थे स्वास्थ्य मंत्री, उसके बाद केजीएमयू के प्रशासन ने कहा था कि फंड की कमी है जिस वजह से ये अव्यवस्थाएं हैं और स्टाफ की कमी है। पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो स्टाफ कम था, उसकी भी कमी का मामला सामने आया था। तो स्टाफ जो है उसकी भरपाई करना भी जिम्मेदारी है सरकार की। तो सरकार को इस दिशा में भी काम करना होगा। जैसा कि आप कह रहे हैं बाहर से दवाइयां मत लिखें तो ठीक है, लेकिन दवाइयों की जो स्टोरेज है, अच्छी दवाइयों को स्टोरेज, उसकी जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है। बिल्कुल बिल्कुल बनती है। आप ये देखिए कि स्टाफ तो जो है वो काम करने के लिए परेशान हो रहा है, लोग इधर से उधर नौकरियों के लिए फिर रहे हैं आज की डेट में और उनको जो है जॉब नहीं मिल रही। अगर जो है प्रॉपर तरीके से, अब हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो है वो 80% स्टाफ जो हॉस्पिटल्स के अंदर है वो एडहॉक है, उनको परमानेंट नहीं कर रहे, तो इसलिए लोग जो है वो प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं। तो सरकार की पॉलिसीज की कमियां है जिनकी वजह से जो है वो पोस्टें नहीं भर रही। नहीं तो आप ये मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी सरकारी पोस्ट है जिसको भरने के लिए लोग जो है, एक नेता की पोस्ट भरने के लिए तो 4-4, 5-5 लोग जो है वो इलेक्शन लड़ लेते हैं, इतना उसके लिए मेहनत कर लेते हैं। तो ये सरकारी पोस्ट को भरने के लिए तो लोग आगे आने चाहिए, मगर अगर कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई सुविधा ही नहीं है, तो उस पर कौन काम करेगा। मनीष, जैसा कि हम बात कर रायबरेली घटना की, जहां पर ये सब हुआ, जो कारण था फॉल्ट, किस वजह से लाइट नहीं आ रही थी, मंगलवार से लाइट नहीं आ रही थी, बहुत ज्यादा वक्त रहा, उसके पीछे क्या कारण है? और जो पावर बैकअप नहीं था उसके पीछे क्या कारण है? क्या कुछ चीजें अब तक स्पष्ट हो पाई हैं? जी बिल्कुल, बात करें तो जिस तरह से लाइट का जाना 4 से 5 घंटे का, वो मरीजों का परेशान होना, वही मरीज तो मरीज है, डॉक्टर भी वहां पर परेशान दिखे और गर्मियों से बेहाल दिखे। तो ये मंगल की बात है। और जिस तरह से लाइट गई है तो लाइट का फॉल्ट होना, अब उसके लिए यहाँ के जिलाधिकारी ने लाइट क्यों गई है, लाइट फॉल्ट क्यों थी, इसकी जांच यहाँ के जो सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी दीक्षित को सौंपी है। और ऑक्सीजन कैसे बंद हुई, क्या कारण था, उसकी जांच यहाँ के सीएमओ को सौंपी है। अब ये जांच आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि सही कारण स्पष्ट क्या था इसका। जी मनीष, इसके अलावा जो वहां पर स्टाफ है, जैसा कि आप बता रहे थे कि वहां का स्टाफ जो है वो सीएमएस के रवैये से नाराज है, उनका व्यवहार स्टाफ के प्रति अच्छा नहीं है, मरीजों के प्रति भी अच्छा नहीं है, इसको लेकर क्या जानकारी?
जी बिल्कुल, बात करें तो जिस तरह से अगर सीएमएस की बात करें तो सीएमएस जो नीता साहू है उनका थोड़ा सा कड़ा रुख है, और जो यहाँ के मरीज है उनके पास तक ना जाना, उनसे सही तरीके से बात ना करना, या उनके पास कोई शिकायत लेके जाता है उससे ठीक से बात ना करना, तो ये कहीं अपने स्टाफ के साथ गलत बर्ताव करना, तो कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि सीएमएस जो यहाँ की है वो उनका रवैया ठीक नहीं है, जिससे लोग वहां भाई परेशान नजर आए। अगर चलिए वो उनके स्टाफ का मामला है, वो कैसे हैंडल करते हैं कैसे नहीं, लेकिन साथ साथ इसका यहाँ के मरीज, यहाँ के तीमारदारों को भी भुगतना पड़ रहा है इनका रवैया। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ये जो घटना, जो पूरी घटनाक्रम आपने देखा होगा कि जिस तरह से घटना करी, तो उसमें भी कहीं ना कहीं लापरवाही इनकी जरूर साफ तौर पर देखी जा सकती है। जी बिल्कुल सैलेंस। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, उमेश जैन मेरठ से। उमेश जी अपनी बात कहिए। नमस्कार साहब। नमस्कार सर। मैं ये कहना चाह रहा था कि सरकारी अस्पतालों में सरकारी अस्पतालों में कोई डॉक्टर ध्यान नहीं देता है, वो अपनी ड्यूटी को सही तरह से नहीं करता है, जिसकी वजह से ऐसी बातें आती हैं। वो आपस में गप्पे सप्पे लड़ाते रहते हैं और किसी भी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। लाइट आ रही है या नहीं आ रही है, जनरेटर ठीक है या नहीं है, कोई मर रहा है या नहीं है, वो अपने गप्पे सप्पे लड़ाने में लगे रहते हैं और लापरवाही करते रहते हैं, और इसकी वजह से मरीज बेचारा मर जाता है। बिल्कुल, शुक्रिया आपकी राय के लिए। डॉक्टर गौतम जी, अक्सर हम देखते हैं कि जो सरकारी अस्पतालों में जो केबिन बने होते हैं, डॉक्टर्स बैठे होते हैं, सीएमएस बैठे होते हैं, उनके केबिन में कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है, लेकिन जो वार्ड हैं मरीजों के, वहां पर ना कूलर है, पंखा बंद है। अगर कभी लाइट चली जाती तो उनके एसी और कूलर नहीं बंद होते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, सीएमएस हैं, लेकिन मरीजों के जो वार्ड हैं जहां बहुत सारे मरीज हैं, उनके पंखे जरूर बंद कर दिए जाते हैं। देखिए, हाँ बिल्कुल, आप जो है वो जिनको जरूरत है, जो बीमार है उसको ज्यादा जरूरत है हवा की। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, मगर मैं यही सोच रहा हूँ कि कई बार जो है वो डॉक्टर्स इस तरह की अगर रवैया करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। और डॉक्टर जो है वो हमेशा उसको कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने मरीजों को आगे रखे, अपने मरीजों को पहले रखे। और जैसे आपके संवाददाता मनीष जी ने भी बोला कि जो है, जो हमारे सीएमएस हैं, उनका मैडम का रवैया मरीजों से भी सही नहीं है, तो ये तो जो है बहुत ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि मरीजों से तो रवैया डॉक्टर का हमेशा विनम्र होना चाहिए। वो खुद कितनी भी तकलीफ में हो, अपने मरीज को जो है वो आगे रख के जो है वो उसको काम करना चाहिए। अगर इस तरह की कोई चीज है तो इसको जरूर जो है वो दुरुस्त करना चाहिए। कहीं ना कहीं एक ये मॉरल एक वैल्यू दिखाती है हमारे समाज के अंदर के डॉक्टर जो है वो कहीं पाताल से और आसमान से तो आता नहीं है, वो डॉक्टर भी हमारे समाज का हिस्सा है। तो वो जो देखता है, जो जिस माहौल में पला बड़ा होता है उसी माहौल का हो जाता है। तो माहौल को इम्प्रूव करना, और स्पेशली हॉस्पिटल्स के अंदर माहौल को इम्प्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि अगर आपकी कोई पोजीशन हो जाती है, आप सीएमएस बन जाते हो कहीं के, तो आपका इतना सर ऊंचा नहीं हो जाना चाहिए कि आपको नीचे मरीज जो है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं लगे या उसकी जान की कोई वैल्यू ना लगे। या अगर आप डॉक्टर हो तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है वो आराम में बैठे और कोई मरीज परेशान हो रहा है तो आप उसको तब भी अटेंड नहीं कर रहे। मगर कहीं ना कहीं जो हम देखते हैं कि सरकारी अस्पतालों के अंदर ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि एक डॉक्टर है जिसके ऊपर नॉर्मली अगर हम ये देखें कि एक डॉक्टर जो है वो 4 से 5 मिनट भी एक आदमी को, व्यक्ति को दे उसके प्रश्न करने के लिए, जैसे कि अभी हमारे कॉलर ने भी बोला, तो हमारे को 3 से 5 मिनट तो लगे उनकी बात सुनने में, और 2 से 3 मिनट तो हमें लगेंगे उनकी बात का जवाब देने में भी। मगर अगर उसका 5 से 6 मिनट भी लगे तो एक डॉक्टर जो है वो कितने मरीजों को एक दिन में अटेंड कर सकता है, हमें ये देखना चाहिए। मगर डॉक्टर की व्यवस्था, अगर वहां पे एक डॉक्टर है तो उस एक डॉक्टर के ऊपर 150 मरीज है, और 150 मरीज के अगर क्वेश्चन पूछेंगे उससे तो वो 150 मरीज में से कितनों को जवाब दे सकता है, या फिर वो 4 से 5 सेकंड में सबको जवाब देगा तो वो कहेंगे जी डॉक्टर ने पूरी तरह से हमारी बात सुनी नहीं। और बिल्कुल, आपको पेशेंट के साथ अच्छे से ट्रीट करना आपकी जिम्मेदारी है। विवेक जी, जैसा कि हमने देखा सीएमएस का व्यवहार जो है वो अच्छा नहीं है, ये खबर आ रही है, स्टाफ के साथ भी अच्छा नहीं, मरीजों के साथ भी अच्छा नहीं है। और स्टाफ अगर कोई गलती करता है तो आप उस पर नाराजगी जाहिर कर सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, उस पर एक्शन कर सकते हैं, लेकिन आपका रवैया तो और अच्छा होना चाहिए, आपका बिहेव तो ऐसे होना चाहिए, आपके ऊपर जिम्मेदारी है पूरी।
अगर आप अच्छे से बिहेव करेंगे मरीज के साथ, स्टाफ के साथ, तो चीजें तो और अच्छी तरीके से चलेंगी, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर होगा। और जरूरत होती है हॉस्पिटल में ऐसे एटमॉस्फेयर की। देखिए, अगर मान लिया सीएमएस को हमने गार्जियन मान लिया, घर का कोई गार्जियन है, अपने स्टाफ अपने कर्म, अब ये सीएमएस तो जाएगा नहीं कि लाओ डीजल स्टार्ट करें या डीजल डालें। स्टाफ को अगर कड़े रवैया से बात नहीं करेगा तो उसका रवैया कैसे सही होगा? आदमी बोलेगा कि मैं सही रवैया, मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं एक जिम्मेदार पर्सन होने के कारण समाज सेवी के मतलब अपनी बात रख रहा हूँ कि अगला आदमी अगर रखे किसी स्टाफ को, हो सकता है उन्होंने गलती, अगर वो रवैया गड़बड़ करता है तो आप बोलोगे कि इसने गड़बड़ किया, तो वो गलत आदमी है, उनका बोलने का रुख अलग है। तो हो सकता, मैं तो मिला हूँ कई बार, लेकिन वो ऐसा नहीं लगता कि वो आदमी के साथ जो आपने मतलब उन्होंने किया, एक्चुअली जो वो लोग कह रहे हैं उनसे, तो वो उनको डांटेंगे नहीं तो कैसे उनका रवैया सही होगा? अगर उन्होंने जिम्मेदार पर्सन कोई है तो उसको 4 आदमी 10 आदमी पूरा जिला अस्पताल में 100-150 कर्मचारियों को संभालना, तो 2-4-10 कर्मचारी तो उनके नाराज में रह करेंगे कि हाँ ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन विवेक जी, यहाँ तो बात आ रही है कि मरीजों के साथ भी उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। अब ये तो हाँ हो सकता है, मरीजों के साथ तो डॉक्टर जाता है, सीएमएस तो राउंड करने एक बार जरूर जाता है पूरे जिला अस्पताल का, सुबह मॉर्निंग में राउंड करने तो सारे आदमी जाता है। अब सीएमएस डॉक्टर पेशेंट देखता है, सीएमएस भी जाके राउंड करता है, जो कमियां होती वही तो त्रुटि ही केवल ढूंढता है। अब ये है कि कमियां हैं, अब मेरी तो समझ के बाहर है क्या कमी बता रहे हैं। कमी तो है ही है, क्योंकि जिला अस्पताल में है ही है, लेकिन सारी दारोमदार सीएमएस के ऊपर डालना ठीक है, गलती है उनकी है, क्योंकि वो मतलब उन्होंने एक जिम्मेदार पर्सन की जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई, बस अब ये कह सकते हैं। गौतम जी, जब भी ऐसे कोई मामले होते हैं सरकारी अस्पतालों के, सरकारी दूसरे विभागों के, अगर कोई लापरवाही बरती जाती है, डॉक्टर गौतम जी आपसे सवाल है, तो अक्सर जो शिकायत होती है और जो शिकायतकर्ता होता है चाहता है जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाए, लेकिन जो प्रशासन होता है, उससे ऊपर का अधिकारी होता है, वो कहता है ठीक है जांच करेंगे फिर कार्रवाई होगी। कभी कभी जांच होती है, कार्रवाई नहीं होती है, कभी कभी जांच होकर कार्रवाई होती भी है। इसको लेकर क्या कहेंगे? जो जांच होती है निष्पक्ष होती है या फिर उसमें भी होता है कि जो अधिकारी है हमारे साथ काम किया है इसने, ठीक है जाने देते हैं? कई मामलों में ऐसा देखा गया है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कई मामलों में इस तरह से होता है जो कि प्रशासन जब अपनी कार्रवाई करता है तो उसके बाद खानापूर्ति हो जाती है उस चीज की, और वो उस चीज की जड़ों तक नहीं पहुंच पाते। हमें कहीं ना कहीं ये चीज समझनी पड़ेगी कि देखिए, हम जब कंपैरिजन करते हैं तो हमारी डिमांड आज की डेट में जिला अस्पतालों के अंदर जो है वो बहुत ही मिनिमल होती है। बहुत ही कम सुविधाओं पे हम जो है वो चीजें करते हैं, बहुत ही कम सुविधाएं हम मरीज को मुहैया करा पाते हैं, और उसी में वो लोग खुश रहते हैं कि भाई पंखा चल गया, बिजली आ गई, पानी मिल गया, दवाई मिल गई, तबीयत ठीक हो गई। आज की डेट में अगर हम ये कंपेयर करें कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर कितनी सुविधाएं हो रही है, 5 स्टार फैसिलिटी जो कि दी जाती है, तो हमारे को कहीं ना कहीं ये देखना चाहिए कि हमारे जिला अस्पतालों का कंपैरिजन जो है प्राइवेट अस्पताल से क्यों नहीं होता। क्यों वो सारी सुविधाएं जो एक प्राइवेट अस्पताल में होती है या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में होती है, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में होती है, वो सारी सुविधाएं हमारे देश के कोने कोने के हर जिला अस्पताल तक पहुंचे, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी और ये स्वास्थ्य से रिलेटेड मामला है। मगर हमें ये भी देखना चाहिए कि जहाँ पे पूरी दुनिया अपना जीडीपी का जो है 9 से 10% जो है वो स्वास्थ्य पे खर्चा कर रही है, वहाँ हिंदुस्तान अपना जो है वो 1% या 1.5% जो है स्वास्थ्य पे खर्चा कर रहा है। हमें ये देखना चाहिए कि स्वास्थ्य को लेके जो है वो कितना बिल्कुल आजकल जो है वो कंपटीशन इस हिसाब से चल रहा है कि जो इंश्योरेंस एजेंसीज हैं वो रेगुलेट कर रही हैं कि बीमारी का खर्चा कितना होगा। अगर सीजीएचएस मुझसे ये कह रहा है कि मैं आपको इस ऑपरेशन का सिर्फ 5,000 रुपया दूंगा, तो मैं उसमें आप ये बताइए कि 6,000 की दवाई इस्तेमाल करूंगा कि नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे मिलना 5,000 रुपए है। मैं ऑपरेशन के अंदर दवाइयां भी वही इस्तेमाल करूंगा जो उस 5,000 के दायरे में आ जाए। मैं हर चीज उसी फैसिलिटी उसी तरह की दूंगा जो वो 5,000 के दायरे में आ जाए। तो अगर आप रेट को कंट्रोल करेंगे तो आप सुविधा को बिल्कुल, आप सुविधा भी अच्छी चाहते हैं और अब पैसा भी ना खर्च हो, तो ये भी नहीं हो सकता। तो एक बीच का रास्ता निकालना बहुत जरूरी होगा। एक कॉलर जुड़ गए सर हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे। सुमित हैं फर्रुखाबाद से। सुमित, अपनी बात कहिए। सुमित, आपकी आवाज आ रही है, अपनी राय दे सकते हैं।
सर हमारे फरकाबाद में लोहिया अस्पताल है, काफी बड़ी आबादी में बना हुआ है, पर उसके आसपास लगभग 100 अस्पताल अवैध रूप से संचालित हैं। हेलो, हम चाहेंगे सुमित अपनी बात को एक बार फिर से आप दोहरा दें। सर हमारे यहाँ फरकाबाद में जिला अस्पताल है लोहिया है, जिसके पास मसनी चौराहे से लगभग 50 अस्पताल जो अवैध रूप से बने हैं, इनका कोई इसमें डॉक्टर न बैठकर इन पर प्रबंधकों का नाम पड़ा होता है। इसमें कई मरीज भर्ती होते हैं और उनका इलाज बढ़िया न होने के बाद उनकी मौत हो जाती है। इसके प्रशासन को इसकी जानकारी के बाद उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। इस पर खबर चलाए और जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई भी हो। शुक्रिया सुमित जानकारी के लिए। डॉक्टर गौतम, आप ही के पास लौटेंगे। जैसा कि आप कह रहे थे कि फंड की एक बड़ी कमी है, जो बजट खर्च किया जाता है उसको और बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन बीते 5 सालों में अगर बात करें खासकर उत्तर प्रदेश की, तो बदलाव तो हुआ है। सरकारी कोशिश है कि हॉस्पिटल्स को और ज्यादा हाईटेक बनाया जाए। क्या अगर यही कोशिश अगर पहले करी जाती, पहले की सरकारों में, तो शायद हम देख पाते कि सुविधा और बेहतर हो गई है, एक मुकाबला कर पाते कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्राइवेट हॉस्पिटल से। सर बिल्कुल, हमने ये जो है चीज खाली हमारे देश में नेताओं की आंखें खुली जबकि कोविड का जो है वो कहर आया था, दूसरी लहर आई थी, तब जो है वो हमारे देश के नेताओं की आंख खुली कि स्वास्थ्य व्यवस्था की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दिया गया। इससे पहले जो है वो सरकारों ने स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर जो है बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल 100% जो है स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे चल रही थी, और जो कि व्यवस्था आज की डेट में 80% 90% प्राइवेट सेक्टर चला रहा है, जो कि जिम्मेदारी होनी चाहिए थी सरकारी अस्पतालों की। आज की डेट में भी हम देख रहे हैं कि हमारे सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाएं जो है ये जिस तरह से इंडियन एयरलाइंस की हो गई थी इसी तरह से हो गई थी। और मैं उम्मीद ये करता हूं कि अब ये भी प्राइवेटाइजेशन में आए और टाटा जी जैसे जो है वो कोई अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट आए और इन चीजों को जो है वो सुधारे, और तब जाके जो है देश के अंदर, क्योंकि अगर हम देश को डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बनाना चाहते हैं तो उसमें एक सबसे बड़ा फायदा नहीं होता है कि उसमें हेल्थ फॉर ऑल हो, स्वास्थ्य सब लोगों का जो है सही रहे, हमारे देश के अंदर से माल न्यूट्रिशन जो है वो कम होए, हमारे देश के अंदर से जो मौतें हो रही हैं, जो कि लोग अपनी उम्र पूरी जी नहीं पा रहे, अपने एंजॉय नहीं कर पा रहे, वो उनकी लाइफ जो है वो लंबी हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी लंबी हो। तो इस चीज के लिए जो है वो बहुत जरूरी है कि कोई ना कोई जो है वो सेवियर हमारे देश के अंदर जो है इन चीजों को आगे लेके जाए। मैं डेफिनेटली ये कहता हूं कि सरकार ने जो है जो इस बार सरकार है उन कोशिश कर रहे हैं चीजों को, व्यवस्था को दुरुस्त करने की, मगर ये अभी बहुत दूर है। एक कहीं पे अगर हम ये बोले कि डिसेंट एक सामान्य व्यवस्था के भी पास नहीं है, अभी बहुत दूर है, बहुत फासला तय करना है। तो बहुत हौसला जो है वो बुलंद होना चाहिए, और नहीं है तो हमारे को फटाफट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके और जो है अपने सरकारी अस्पतालों को जो अच्छा सुझाव है आपका, और कोशिश होगी सरकार की भी इस सुझाव पर काम करे। जैसे प्राइवेटाइजेशन बाकी चीजों का हो रहा है, इधर भी ध्यान देना होगा जिसका फायदा आम जनता को मिल सके। विवेक जी, आपके पास आएंगे, कितना बदलाव देखते हैं इन पिछले कोरोना काल के पहले जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी, व्यवस्थाएं थी, और जो अब हैं सरकारी अस्पतालों में? पहले जो जिला अस्पताल था वो राम भरोसे ही था, अब तो सारा पूरा एकदम वीआईपी व्यवस्था है, टाइल्स पत्थर, सारी चारपाइयां, सारी चीज मुहैया, हर चीज वीआईपी स्तर से। जैसे प्राइवेट है उससे भी अच्छा हमारा महिला अस्पताल बना है, उसमें आप देख लीजिए लिफ्ट भी लगा हुआ है, वीआईपी है। प्राइवेट में उतना अच्छा सुविधा नहीं है जितनी महिला में है। यहाँ जितने भी वीआईपी लोग हैं वो चाहते हैं कि हम जिला, पैसा इश्यू नहीं है, बट सुविधाएं वहाँ की और साफ सफाई और विशेष महिला का में है, महिला में, और ज्यादातर नॉर्मल ही डिलीवरी हो रही है। मेरे भी कई परिचित जान पहचान के गए हैं, वहां भी प्राइवेट रूम है और सब बिल्कुल सफाई और वीआईपी व्यवस्था। रायबरेली में बहुत ही अच्छी सुविधा हो चुकी है इस समय। तो कह सकते हैं विवेक जी, बदलाव हो रहा है, वक्त लगेगा और कितना बेहतर बदलाव होगा इस दिशा में सरकार काम भी कर रही, कोशिश भी कर रही है। कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े कर देती। वक्त कम है, मनीष के पास आएंगे। मनीष, अब जो मामला सामने आया है, जो मौतें हुई हैं, जो परिजन हैं, उनकी क्या कुछ मांग है इस पूरे मामले को लेकर? हालांकि जांच की बात डीएम ने कही हुई है। जी बिल्कुल, बात करें तो जिस तरह से यहाँ की जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने साफ तौर पर कहा है कि इसकी जांच बैठाई गई है और हर जो ऑक्सीजन की अलग जांच दी गई है, बिजली कटने की अलग जांच दी गई है, तो इस तरह की जांच बैठाई गई है। लेकिन वहां अगर परिजनों की बात करें तो साफ तौर पर परिजनों का कहना है कि जिस तरह से ये व्यवस्थाएं चरमरा गई है, जिस तरह से जनरेटर नहीं चलाया गया, जिस तरह से ऑक्सीजन यूनिट बंद हो गई है,
चलो मेरे साथ हुआ, लेकिन आइंदा के बाद ये सब चीजें हर ऐसे मरीजों को फिलहाल ऐसी कोई मांग उनकी नहीं कि मुआवजा दिया जाए, कार्रवाई की जाए, लेकिन उनका ये कहना है कि आगे बाकी लोगों के साथ ऐसा ना हो। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात कर रहे थे रायबरेली के जिला अस्पताल की, जहां पर पावर कट की वजह से 2 लोगों की जान चली जाती, कहा जाता है ऑक्सीजन नहीं चला, बिजली नहीं थी और कई सारे मरीज तड़पते भी नजर आए। और जो सीएमएस है उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, उनका व्यवहार जो है स्टाफ के प्रति भी अच्छा नहीं है, मरीजों के प्रति भी अच्छा नहीं है। डीएम ने मामले को संज्ञान में ले लिया है, जांच की बात कह रही है। अब देखने वाली बात होगी कब जांच होगी, कब कार्रवाई होगी। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। ऑक्सीजन लाइट चली जाने के बाद ऑक्सीजन नहीं मिल पाया।